दोस्तों मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था अपने YouTube पर। उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। ये वीडियो NSCN की आर्मी, जिसे वो नगा आर्मी कहते हैं, जो कि नागालैंड में है। हालांकि भारत सरकार इसे उग्रवादी गुट मानती है। उनकी एक फीमेल सोल्जर का स्माइल का वीडियो सामने आया था और उस वीडियो की आपने जमकर सराहना की। और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर इस वीडियो के बारे में बताइए कि वीडियो किसका है। कईयों ने मुझसे पूछा कि क्या जो नगा आर्मी है वो नगा रेजिमेंट है या नगा रेजिमेंट अलग है, नगा आर्मी अलग है। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर पहले बात की जाए। दरअसल ये जो फीमेल सोल्जर हैं NSCN की, नगा आर्मी की, भारतीय सेना की नहीं, उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों पहली बात जो हमें पता चल पाई बड़ी कोशिश के बाद कि ये नागालैंड की नहीं है। ये जो आर्मी की ड्रेस पहनकर जो महिला खड़ी हैं वो मणिपुर से बिलोंग करती हैं और मणिपुर में भी नगा रहते हैं, जिनमें लियांग माई नागा प्रजाति जो मणिपुर में रहती है ये उसका सदस्य हैं, उसका हिस्सा हैं। और एक बात और कि कई लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ये उग्रवादी हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये भारत की बेटी हैं। चलिए अब क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर नगा रेजिमेंट नगा आर्मी में कितना फ़र्क है और ये जो नगा आर्मी है इसका क्या इतिहास है, कहाँ से नगा आर्मी आई। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल किए और मुझे लगा कि इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊं जिसके बारे में हम बातचीत करें। दरअसल अगर आपने नगा आर्मी को, NSCN को समझना है तो फिर आपको 1945-46 के आसपास जाना होगा, क्योंकि नागालैंड वो राज्य है जहां पर सबसे पहले इंसर्जेंसी शुरू हुई थी। वो राज्य जहां पर सबसे पहले भारत सरकार ने अफस्पा कानून लगाने का फैसला किया था। लेकिन ऐसा क्या हो रहा था, डिटेल से हम समझते हैं। आपको तो पता ही है 1947 तक भारत में ब्रिटिश का राज था, यानी कि गोरों का राज था। आजाद भारत में इमरजेंसी की शुरुआत 1946 में नागा नेता अगामी जापू फिजो ने नागा नेशनल काउंसिल बनाया। देखिए यहां से जो है चीजें शुरू होती हैं। अगर नागा के इतिहास में जाओगे तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन 1947 से हम शुरू करते हैं। पहले जो NNC की मांग थी, यानी कि 1947 में भारत आजाद होने वाला था और जो नागा नेता थे जापू फिजो, उनको लग गया था कि भारत आजाद हो रहा है, तो उन्होंने 1946 के आसपास ही अपनी मांगे रखना शुरू कर दी थी। उन्होंने नागा नेशनल काउंसिल बनाया। पहले NNC की मांग थी कि नागा हिल्स भारत में रहे, लेकिन उन्हें स्वायत्ता दे दी जाए। लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे तब देश की और रियासतों की तरह नागा गुटों ने भी आजाद भारत से अलग रहने की ख्वाहिश जता दी। उन दिनों नागा मुद्दा पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, सबका ध्यान पाकिस्तान बनने पर था। एक बात और थी, कांग्रेस चाहती थी कि अंग्रेज पूरा इलाका आजाद भारत की सरकार को सौंप कर जाएं। वो पूरा इलाका जो उनके पास था, इसमें नागा इलाके भी शामिल थे। बावजूद इसके नागा अपनी मांग पर अड़े रहे और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने खुद को हिंदुस्तान से अलग मुल्क घोषित किया और उसी दिन NNC ने भी खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया। NNC यानी कि नागा नेशनल काउंसिल। भारत ने पाकिस्तान को बतौर मुल्क मान्यता दी, लेकिन नागालैंड को ना तो मान्यता मिली और ना ही ज्यादा ध्यान किसी ने इसके ऊपर दिया। लेकिन NNC ध्यान खींचने वाले काम लगातार उसके बाद करती रही। अंग्रेजों के वक्त से शुरू हुई छिटपुट हिंसा दिन प्रतिदिन नागालैंड में बढ़ती जा रही थी।
इसी बीच असम सरकार ने उन नगा गुटों से बात करना शुरू की जिन्हें बंदूक चलाने के अलावा बातचीत करने में भी रुचि थी। और 29 जून 1947 को असम के गवर्नर और नागा नेता टी सकरी और अलीबा इम्ती के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में 9 बिंदु थे। फिजो इस समझौते का हिस्सा नहीं बने और उन्होंने 9 के 9 बिंदुओं को शिफ्ट डिलीट कर दिया, मानो खारिज कर दिया। इसके बाद फिजो अपने काम में लगे। भारत के गणतंत्र घोषित होने के 1 साल बाद और पहले आम चुनावों से 1 साल पहले यानी कि 1951 में नागा गुटों ने, जिनमें एनएनसी सबसे आगे था, नागालैंड में एक रेफरेंडम करवा दिया और उन्होंने दावा किया कि इसमें नागालैंड के 99% लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान से अलग एक आज़ाद मुल्क बनने की ख्वाहिश रखी और उसके पक्ष में वोट डाला। हालांकि भारत सरकार ने इस रेफरेंडम को मानने से इनकार कर दिया और आधिकारिक तौर पर नागा इलाके असम का हिस्सा थे। तो फिजो एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और 22 मार्च 1956 को उन्होंने नागा फेडरल गवर्नमेंट एनएफजी बना डाली। यह नागाओं की अंडरग्राउंड सरकार थी। अंडरग्राउंड इसलिए क्योंकि ग्राउंड के ऊपर तो भारत सरकार काम किया करती थी, एक ग्राउंड पर सरकार चलती थी और एक अंडरग्राउंड सरकार चलती थी। लेकिन भारत को एनएफजी से समस्या नहीं थी, समस्या थी नागा फेडरल आर्मी से, और यहीं से जो है समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो नागा फेडरल आर्मी एक नई चुनौतियां लेकर सामने आ रही थी। नागा फेडरल आर्मी का मकसद था नागालैंड को भारत से तोड़कर अलग मुल्क बनाना, वो भी बंदूक के दम पर। लेकिन बंदूकें तो भारत के पास भी थीं, इसलिए नागा फेडरल आर्मी से निपटने का काम मिला भारतीय फौज को। अप्रैल 1956 में फौज ने नागालैंड में कार्रवाई शुरू की। एनएफए पे नागालैंड फेडरल आर्मी पर प्रेशर बना। फिजो को साल खत्म होने से पहले जान बचाकर पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में जाकर छिपना पड़ा। 1950 के दशक में नागा फेडरल आर्मी, भारतीय सेना, दूसरे सुरक्षा बल आम नागरिकों को निशाना बना रही थी और इसी बीच भारतीय सेना को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए और नागा फेडरल आर्मी पर कंट्रोल करिए। शुरू में जो आर्मी थी उसे लगा कि ये ज़्यादा लंबा टास्क नहीं होगा, 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर जो है वो नागा को शांत कर देंगे। उन्हें कभी नहीं लगा था कि नागा जो हैं 2 से 4 साल तक उनके सामने टिके रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। नागा गुट और एनएफए टिके रहे। नागा इलाकों के पहाड़ों और जंगलों में छापामार लड़ाई जीतना बेहद मुश्किल था। गुरिल्ला वॉरफेयर वहां पर शुरू हो चुका था। कई इलाकों के तो नक्शे भी नहीं थे। फौज भेजने के 2 साल बीतने के बाद भारत सरकार का धीरज टूट गया और तय किया गया कि फौज को नागा गुटों को शांत करने के लिए ज़्यादा ताकत देने की ज़रूरत है। इसी बीच 1958 में 1958 में अफस्पा लगाया गया, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। याद रखिए, ये सबसे पहले नागालैंड में ही लगाया गया था और फिजो जब ये लगाया गया, नागा गुटों पर प्रेशर आया तो 1960 में ये जो फिजो थे वो पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर लंदन भागकर चले गए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि नागा को ट्रेनिंग कौन दे रहा था? तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। 100, 150, 200 के ग्रुप बनाकर कई नागालैंड के लोग जो थे, युवक जो थे, वो चाइना जाते थे, वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आते थे और
वहां से हथियार लेकर फिर नागालैंड वापस आते थे और भारतीय सेना के खिलाफ, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा करते थे। लेकिन सेना इस मुश्किल का हल नहीं निकाल पाई, यानी कि नगा विद्रोह को वो शांत नहीं कर पाए। उन्होंने पूरी कोशिश की, चरमपंथियों को दबा दिया, लेकिन जो अंदर की बात थी, जो लोगों के अंदर और दिल की बात थी, उसको दबाने में सेना कामयाब नहीं हो पाई। इसी वजह से इलाके के लोगों को और ज़्यादा हक देकर शांति करने की कोशिश हुई। 1953 में नागा हिल्स, जो तब असम राज्य का एक जिला था, और त्योंसांग, जो नेफा का एक हिस्सा था, को मिलाकर नागालैंड राज्य बना दिया गया। 1964 में नागालैंड विधानसभा के लिए चुनाव भी करा दिए गए। नागा जनजातियों का दिल जीतने के लिए केंद्र ने नागालैंड को कई मामलों में छूट दी। देश के संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 371A को जोड़ा गया। इसके मुताबिक केंद्र का बनाया कोई भी कानून अगर नागा परंपराओं, माने नागाओं के धार्मिक सामाजिक नियम, उनके रहन सहन और पारंपरिक कानून से संबंधित हुआ, तो वो राज्य में तभी लागू होगा जब नागालैंड की विधानसभा बहुमत से उसे पास कर देगी। 1967 में भारतीय सेना ने नागा गुटों के खिलाफ एक बार फिर जबरदस्त कार्रवाई शुरू की। फोकस था NNC, NFG और NFA। लेकिन इसी बीच शांति के प्रयास भी लगातार जारी रहे, यानी कि एक तरफ सेना जो लगातार नगा विद्रोहियों के ऊपर शिकंजा कस रही थी, प्रेशर बना रही थी, तो दूसरी तरफ भारत सरकार नगा लोगों से बातचीत भी कर रही थी। और इस कोशिश ने रंग दिखाया इंदिरा गांधी के जमाने में, यानी कि 11 नवंबर 1975 को। इस दिन शिलोंग में भारत सरकार ने NNC और NFG के साथ एक समझौता कर लिया। समझौता पिछली बार जैसा ही था, यानी कि बंदूक संदूक के अंदर रहेगी, टोटल शांति रहेगी। शांति के बदले में नागा गुटों को भारत के संविधान को बिना शर्त मानना था। भारत का संविधान माने भारत की अखंडता। इसी बीच NNC के मेंबर थुइंग गोलेंग मुइबा समझौते के वक्त चाइना में थे। उन्होंने NNC और NFG के तकरीबन 140 सदस्यों के साथ शिलोंग एकॉर्ड्स को ठेंगा दिखा दिया। चीन की सरकार उस वक्त नागा गुटों को भारत से अलग होने में मदद करती थी और पैसे और हथियार, बाकी मोटिवेशन भी देती थी और आज भी देती है। इसी चाइना मेड धड़े ने 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN बनाया। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, उससे पहले NNC था, NFG था, NFA था, लेकिन NSCN नहीं था। इसकी जो स्थापना है वो 1980 में की जाती है। NSCN के आने के बाद नागालैंड में इमरजेंसी को नई धार मिली। बड़े पैमाने पर एक बार फिर से हिंसा शुरू हुई, लेकिन इस धार ने 8 साल में NSCN को काट दिया। यहाँ पर NSCN जो है 2 हिस्सों में बंट गया। खापलांग ने NSCN से अलग होकर NSCN खापलांग बना दिया, के फॉर खापलांग। और खापलांग के जाने के बाद जो NSCN बचा वो कहलाया NSCN IM फॉर इसाक और M फॉर मुइबा। NSCN के बनने के बाद NNC नेपथ्य में चला गया। फिर 1991 में जब उनकी डेथ हुई तो वो अपने देश से बहुत दूर लंदन में थे, जहां उनकी मौत हुई। अब पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि लंबी कहानी मैंने आपको सुना दी, लेकिन NSCN IM चाहता क्या है? ये ग्रेटर नागालिम की मांग रखता है और उसे जोर शोर से उठाता है। ग्रेटर नागालैंड माने वो जमीन जिस पर नागा बसते हों। इसमें आज के नागालैंड सहित अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, म्यांमार के इलाके आते हैं। इस मांग के लिए NSCN IM ने नागा इमरजेंसी इतनी शिद्दत से लड़ी कि पूरे पूर्वोत्तर में वो उग्रवाद का दूसरा नाम बन गया। NSCN IM ने भारत सरकार के साथ पहला सीजफायर समझौता 1997 में किया था।
ये नागा इमरजेंसी के इतिहास के सबसे बड़े पड़ावों में एक था। इसी के बाद कैंप हेब्रोन जो है वो चर्चा में आया था। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि ये जो महिला जिसके बारे में हमने बात की वो भारतीय सेना या कहें नगा रेजिमेंट का हिस्सा नहीं है, वो हिस्सा है NSCN-IM का, जो चाहते हैं कि भारत से अलग एक ग्रेटर नागालिम बनाया जाए, जिसमें मणिपुर, असम, नागालैंड, म्यांमार की जमीन हो। लेकिन ना तो भारत सरकार ने ऐसा पहले होने दिया और ना ही अब भारत सरकार ऐसा होने देगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी भारत के दिलेर असम राइफल के पास है। जय हिंद।